मैक्सिमम स्टूडेंट की डिमांड थी कि भैया बोर्ड एग्जाम में आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं आप उनको अच्छे से सॉल्व करा दो ताकि बोर्ड एग्जाम में हमारे एमसीक्यू गलत ना हो। सो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने खुद से एनालाइज किया और आपके लिए लेकर आया हूं फिजिक्स के 20 ऐसे एमसीक्यू का कलेक्शन जिसको आपने अगर सॉल्व कर लिया तो 100% मेरी गारंटी है इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा कलेक्शन है ना कि एक एक क्वेश्चन से 10-10 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कैसे बनते हैं तो सारी चीजें बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 10th स्टूडेंट के लिए, तो चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज योर विशाल भैया, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला हमारा क्वेश्चन है वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। वैद्युत ऊर्जा का मात्रक, यहां पर देखो कितने मात्रक लिखे हैं, 5 इधर लिखे हैं 5 इधर लिखे हैं, तो ये सारे मात्रक अगर आपने अच्छे से देख लिया समझ लिया तो इसी में से एक आ जाएगा 100%, मेरी गारंटी है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर वर्कता त्रिज्या दी है, फोकस दूरी पूछी है। एक क्वेश्चन और आता है जिसमें फोकस दूरी देगा और आपसे वर्कता त्रिज्या पूछ लेगा, तो यहां पर हम उसका जो है अभी जिक्र कर देंगे। उसके बाद वैद्युत धारा का मापन करते हैं। वैद्युत धारा किससे मापी जाती है, ठीक है, वोल्ट मीटर से क्या किया जाता है, अमीटर से क्या किया जाता है, धारा मापी, सारी चीजें बात करने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट चीजों की बात करने वाले हैं। वर्कता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है या नहीं होता है। उसके बाद इधर है हमारा मुख्य फोकस बिंदु की इकाई, यूनिट क्या होती है, तो सारी चीजें बात करने वाले हैं। सामान्य आंख का निकट बिंदु, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामान्य आंख का निकट बिंदु। दूर बिंदु क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने वाला नियम, यानी धारा की दिशा ज्ञात करने वाला नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस नियम से धारा मापते हैं, किस नियम से बल की दिशा मापी जाती है, तो सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग 20 एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। अगर आपने लास्ट तक देख लिया 100% मेरी गारंटी है कि सारे एमसीक्यू इसी से फंसने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। वैद्युत ऊर्जा, भैया जो हम लोग घरों में वैद्युत ऊर्जा खर्च करते हैं वो किस में मापी जाती है, तो भैया वो मापी जाती है किलोवाट घंटा में। यानी कि जो मीटर होता है वो किस में मापता है, तो किलोवाट घंटा में। यानी कि वैद्युत ऊर्जा काहे में मापी जाती है भैया, तो आप बता देंगे कि वैद्युत ऊर्जा जो होती है भैया वो मापी जाती है किलोवाट घंटा में। अब यहां पर भैया सेकंड किसका मात्रक होता है, सेकंड किसका मात्रक होता है ये भी पूछ सकता है, तो समय का मात्रक सेकंड होता है, ये भी आप बता ले जाएंगे। जूल भैया किसका मात्रक होता है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य यानी कि W, यहां पर W इसका जो है प्रतीक चिन्ह होता है, और टाइम को हम दिखाते हैं T से। और उसके बाद ओम मीटर किसका मात्रक है, पहले ओम देखते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो ये भी आप बता ले जाएंगे कि प्रतिरोध का मात्रक भैया क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओम मीटर भैया किसका होता है, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर आपसे पूछ लेगा कि ओम किसका मात्रक है, अगर जो है ओम पूछ लिया किसका मात्रक है तो आप बता देंगे प्रतिरोध का। लेकिन अगर वो कह दे कि ओम मीटर किसका है तो भैया इसको भी तैयार कर लेना, ये है भैया विशिष्ट प्रतिरोध का, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है भैया, ओम मीटर होता है। उसके बाद भैया ऊपर यहां पर वोल्ट लिखा है, वोल्ट भैया विभवांतर को मापा जाता है वोल्ट में, विभवांतर को मापा जाता है वोल्ट में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है, आप बता देंगे वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक भैया क्या होता है, वोल्ट होता है। उसके बाद भैया वाट भैया शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति, वैद्युत शक्ति जो होती है, ठीक है, वैद्युत शक्ति या फिर विद्युत सामर्थ्य भी इसको कहते हैं, यानी विद्युत सामर्थ्य का जो मात्रक होता है वो वाट होता है। उसके बाद भैया किलोवाट, जो ऊर्जा होती है वो किलोवाट में भी मापी जाती है, यानी कि ऊर्जा का मात्रक ये भी होता है किलोवाट। उसके बाद भैया एम्पियर किसका मात्रक होता है, यानी धारा का मात्रक ये भी आप बता ले जाएंगे कि भैया धारा का मात्रक एम्पियर होता है। उसके बाद भैया कुलाम किसका मात्रक होता है, ये भी आप बता ले जाएंगे कि आवेश का मात्रक भैया क्या होता है, कुलाम होता है। तो सारी चीजें हमने बात कर ली है। यहां पर हमने आपको 10 के मात्रक बता दिए हैं। अगर आपने इनको तैयार कर लिया तो 100% मेरी गारंटी है कि इसी से एक क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं भैया, एक हमारे पास क्या है, गोली दर्पण है। क्या है भैया, गोली दर्पण। तो अच्छा बात करते हैं कि गोली दर्पण कितने टाइप का होता है। तो भैया जो गोली दर्पण होता है वो 2 तरह का होता है। जो गोली दर्पण होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है तुम्हारा उत्तल दर्पण, एक होता है भैया तुम्हारा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है भैया, उसका उभरा हुआ सिरा चमकदार होता है, यानी कि ये जो उभरा हुआ है
वो चमकदार होता है। लेकिन जो अवतल दर्पण होता है भैया उसका दबा हुआ सिरा चमकदार होता है। यानी कि ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, उत्तल में उभरा हुआ सिरा चमकदार, अवतल में दबा हुआ सिरा चमकदार। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या दिया है, गोली दर्पण की वर्कता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। अब यहां पर भैया वर्कता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, वर्कता त्रिज्या कितनी, 30 सेंटीमीटर। पहले ये जान लेते हैं कि वर्कता त्रिज्या होती कहां पर है। तो भैया हम यहां पर क्या करते हैं, एक दर्पण बनाते हैं। ये हमने भैया बना लिया है अवतल दर्पण। तो यहां पर भैया ये गोली दर्पण है ना, ये गोली दर्पण है इस प्रकार से। ठीक है, कांच से काट के बनाया जाता है, एक तरफ पॉलिश की जाती है, इधर ये जो हमने डैश डैश किया है ये पॉलिश है। तो यहाँ पर भैया इसका सेंटर होगा, यहाँ पे क्या होगा, आप कहेंगे भैया सेंटर। ये जो भैया बिंदु है ये कहलाता है ध्रुव। अब इन दोनों के बीचों बीच में होता है फोकस। अब यहाँ पर ये आपको दिया है, ये चीज दी गई है, ये भैया ध्रुव से वर्कता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वो वर्कता त्रिज्या कहलाती है। ये आपको दिया गया है। आपसे फोकस दूरी पूछा है, आपसे भैया क्या पूछा है, फोकस दूरी। और एक बात याद रखना भैया, वर्कता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है, फोकस दूरी की दोगुनी। यानी कि ये और ये आपस में बराबर हैं, यहाँ तक अगर 1 होगा तो यहाँ तक 2 होगा। तो ऐसे ही आप बता देंगे कि अगर वर्कता त्रिज्या कितनी 30 है तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे भैया फोकस दूरी तो दोगुनी होती है। ठीक है, वर्कता त्रिज्या कितनी है भैया, वर्कता त्रिज्या फार्मूला लगा देते हैं। वर्कता त्रिज्या हमारी कितनी है, वर्कता त्रिज्या है 30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी पूछा है तो भैया F बराबर भैया क्या होता है, F बराबर होता है R/2, F बराबर R/2। तो F बराबर R/2 लगा देते हैं। R भैया कितना है, 30 है, और उसके बाद 2 यहाँ पर भैया कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भैया 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि अगर आपसे कहेगा वर्कता त्रिज्या देगा और फोकस दूरी पूछेगा, यहाँ पर देखो आप वर्कता त्रिज्या दिया गया है, फोकस दूरी पूछा है, तो आधी आ गई, देखो आधी होती है। लेकिन आपको अगर ये दे देता, ये कह देता कि फोकस दूरी 15 है, ठीक है, यानी कि आपको क्या दे देता, फोकस दूरी दे देता, क्या दे देता, फोकस दूरी। फोकस दूरी कह देता कि 15 सेंटीमीटर है, और आपसे कहता कि वर्कता त्रिज्या बता दो हमको। फोकस दूरी दे देता इतनी, कहता ये 15 सेंटीमीटर है, वर्कता त्रिज्या बता दो। तो हमने आपको बताया क्या, फोकस दूरी वर्कता त्रिज्या की आधी होती है। लेकिन अगर आर निकालना हो तो भैया आर जो है दोगुना होता है किसका, फोकस का। तो आर बराबर 2 × 15, यानी कि कितना आ जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा, 30। देखो आर बराबर कितना आ गया, वही तो आ गया 30। यानी कि दो चीजें आपसे पूछ सकता है, वो आपको आर देगा, एफ पूछ लेगा, आर देगा, एफ पूछ लेगा। तो आपको फार्मूला क्या लगाना है, एफ बराबर R/2। ठीक, अगर आपको जो है फोकस दूरी दे दे, फोकस दूरी आपको दे दे और आपसे वर्कता त्रिज्या पूछ ले, तो ये फार्मूला लगा देना, R बराबर 2F। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद भैया हम देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा का मापन करते हैं। विद्युत धारा किससे मापी जाती है, जो हमारे धारा चलती है घर में उसको काहे से मापा जाता है भैया, ध्यान देना। धारा मापी से ज्यादातर मैक्सिमम बच्चे जो है इसी में लगाएंगे और गलत हो जाएगा। विद्युत धारा का मापन करते हैं धारा मापी के द्वारा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो धारा से धारा मापी, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भैया जो विद्युत धारा होती है वो किससे मापी जाती है, अमीटर यंत्र द्वारा मापी जाती है। विद्युत धारा का मापन किया जाता है अमीटर यंत्र द्वारा। भैया अगर विद्युत धारा को अमीटर से मापा जाता है तो विभवांतर को किससे मापा जाता है, तो आप कहेंगे भैया विभवांतर जो होता है उसको वोल्ट मीटर से मापा जाता है। ठीक है, विभवांतर को काहे से मापा जाता है, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। तो ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछ दे, क्या पूछ दे कि विद्युत धारा का मापन किससे करते हैं, विद्युत धारा का मापन तो अमीटर से करते हैं। अगर आपसे कह दे कि विभवांतर का मापन किससे करते हैं, तो आप कह देंगे वोल्ट मीटर से। इसमें भैया कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला। आपको बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद भैया वर्कता त्रिज्या का मात्रक है, वर्कता त्रिज्या का मात्रक। भैया यहाँ पर देखो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्कता त्रिज्या है। ये मीटर में भी हो सकती है, सेंटीमीटर में भी हो सकती है, मिलीमीटर में भी हो सकती है, यानी कि इनमें से सभी में हो सकती है। देखो मीटर में भी, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में हो सकती है, यानी कि सभी में। ठीक है, उसके बाद भैया अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुख्य फोकस बिंदु, मुख्य फोकस बिंदु की इकाई है, मुख्य फोकस बिंदु।
भैया इस बिंदु की क्या इकाई होगी, ये वाला बिंदु। अरे भैया क्या कोई बिंदु की इकाई होती है, क्या बिंदु की कोई यूनिट हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। यानी कि इनमें से कोई नहीं। ये सब आपको भ्रमित करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, मीटर, वर्ग मीटर, प्रति मीटर। अगर आपसे कह दे कोई कि बिंदु, यहाँ पर देखो मुख्य फोकस बिंदु, यानी ये मुख्य फोकस बिंदु है, तो क्या बिंदु की कोई यूनिट होती है, बिल्कुल नहीं होती, यानी इनमें से कोई नहीं। उसके बाद भैया अगला क्वेश्चन है, सामान्य आंख का निकट बिंदु होता है, निकट बिंदु। यहां पर भैया निकट बिंदु पूछा है, क्या पूछा है, निकट बिंदु। तो भैया जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब क्या है भैया, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। जब हम भैया अपने आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूर पे कोई वस्तु रख के देखेंगे या फिर पढ़ेंगे तो हमको अच्छे से क्लियर दिखेगा, यानी निकट बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर। अब इसी में आ सकता है कि भैया सामान्य आंख का दूर बिंदु होता है, सामान्य आंख का दूर बिंदु होता है, तो आप इसको भी बता देंगे कि भैया सामान्य आंख का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है, यानी बहुत दूर तक हम देख सकते हैं। दूर बिंदु, दूर बिंदु का मतलब बहुत दूर तक देखा जा सकता है। उसके बाद भैया निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा चश्मा लगाते हैं। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष अगर आंखों में हो गया तो कौन सा चश्मा प्रयुक्त होगा, निकट दृष्टि दोष। तो इसको याद रखना, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का चश्मा लगता है। कैसे याद रखेंगे भैया, तो इसको याद रखना नी, या फिर ऐसे याद रखना अनील, अनील, यानी कि अनील, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस, अवतल लेंस लगेगा जब तुम्हारे क्या होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि भैया अगर हमारे दूर दृष्टि दोष हो गया तो कौन सा चश्मा लगेगा, दूर दृष्टि दोष, दूर ऊ आ रहा है ना, ऊ मतलब उत्तल लेंस लगेगा। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगेगा, दूर दृष्टि दोष में। यानी कि अगर आप एक याद कर लेंगे ना, दू ऊ आ रहा है यानी उत्तल लेंस लगेगा। दूर दृष्टि दोष में अगर उत्तल लेंस तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। अब भैया बात आती है कि अगर हमारे निकट दृष्टि दोष हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। अब यहां पर समझते हैं, अगर मान लो हमारे निकट दृष्टि दोष हो गया तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। निकट दृष्टि दोष में भैया, निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, नेत्र गोलक जो होता है, आंख में गोला जो होता है वो बड़ा हो जाता है निकट दृष्टि दोष में। ये जो हमारा भैया गोला है निकट दृष्टि दोष में ये बड़ा हो जाता है। यहाँ पर ये लेंस होता है, यहाँ पर रेटिना होती है। तो निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, जो फोकस होता है यानी जो प्रतिबिंब बनने लगता है वो पहले ही बनने लगता है, यानी निकट दृष्टि दोष में निकट बनने लगता है, यानी कि रेटिना के पहले। तो ये भी आप बता ले जाएंगे, रेटिना के पहले, रेटिना के पहले, ये भी भैया पूछा जाता है पेपर में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आप बता ले जाएंगे। ये हमने किसके लिए बताया भैया, जब आपके होगा निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में क्या होगा भैया, नेत्र गोलक बड़ा हो जाएगा, इसके कारण जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना के पहले बनेगा। अब भैया बात आती है, अगर हमारे दूर दृष्टि दोष हो गया, ये वाला अगर हो गया हमारे दूर दृष्टि दोष हो गया, जब भैया दूर दृष्टि दोष होता है तो नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, यानी कि ये भैया नेत्र गोलक जो है छोटा हो जाएगा। अगर नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा तो यहाँ पर जो रेटिना है, जो प्रतिबिंब बनने लगेगा वो रेटिना के पीछे बनने लगेगा, यानी कि भैया रेटिना के पीछे बनने लगेगा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेटिना के पीछे। ये भी आप तैयार कर लेना भैया कि दूर दृष्टि दोष है, अगर आपके दूर दृष्टि दोष है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। दूर दृष्टि दोष में होता क्या है, जो हमारा नेत्र गोलक होता है वो छोटा हो जाता है। अब भैया अगर छोटा हो गया तो रेटिना पर ना बन के रेटिना के पीछे बनने लगता है। ये भी भैया हमको क्लियर हो गया। उसके बाद भैया अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम, विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम। विद्युत धारा, विद्युत धारा को किससे मापा जाता है। अब यहाँ पे हम आपको एक लॉजिक बताते हैं। देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ से बल की दिशा का पता लगाया जाता है। बल की दिशा, बल की दिशा का पता लगाया जाता है। बाएं हाथ से बल की दिशा, बा आ रहा है, बा आ रहा है, बाएं हाथ से बल की दिशा, यानी धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से अपोजिट हो जाएगा। अगर भैया
फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बल की दिशा को दिखाता है, बायां हाथ बल दिखाता है तो दायां हाथ धारा दिखाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है, विद्युत जनित्र में, यानी कि विद्युत जनित्र यानी जनरेटर क्या काम करता है भैया? जनरेटर, भैया जनरेटर क्या है? एक यंत्र है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बना देगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन भैया बात आती है, अगर पूछ दे कि विद्युत मोटर में क्या होता है, विद्युत मोटर में क्या होता है भैया? विद्युत मोटर में, तो विद्युत मोटर में क्या होता है भैया? जब मोटर चलती है ना तो विद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाती है? विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि जब विद्युत जाता है, विद्युत जब जाता है तो पंखा घूमने लगता है, यानी यंत्र घूमने लगता है, यानी विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है यांत्रिक ऊर्जा में। लेकिन जनित्र अगर पूछ दे, जनरेटर, जनरेटर भैया क्या करता है? तो भैया वो यंत्र है, यंत्र क्या बना देता है? यंत्र भैया विद्युत बना देता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो हमें आशा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक समझ में आ गए होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 इसमें कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है? किरण आरेख वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हमने देखो किरण आरेख वाला पूरा कंप्लीट कर लिया है, पूरा जो है बना लिया है, ये आपको एक पूरा वीडियो मिलेगा। और यहाँ पर जो है हम थोड़ी बहुत चीजें सीखेंगे कि जो है कैसे कौन सा किरण आरेख बनता है। यहाँ पर किरण आरेख क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि किरण आरेख में एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आता है और 2 या 3 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और न्यूमेरिकल में भी पूछा जाता है, यानी कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने किरण आरेख अच्छा आपको सीखने हैं? तो 6, 2, 8, 8 दर्पण के लिए सीखना है, 8 लेंस के लिए सीखना है, टोटल 16 हैं। हम आपको एक ही दिन में एक ही वीडियो में सारे कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। लिखा है किसी वस्तु का आभासी, सीधा तथा बड़ा, आभासी सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं, यानी उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखते हैं? तो यहां पर भैया हम एक उत्तल लेंस बना लेते हैं। इस प्रकार से हमने यहां पर भैया उत्तल लेंस बना लिया, ठीक है। ये हमारा भैया मान लेते हैं कि प्रथम फोकस है, ये मान लेते हैं द्वितीय फोकस है। अब यहाँ पर भैया इसका डुप्लीकेट 2f1 और इसका डुप्लीकेट 2f2, ठीक है। अब कह रहे हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब हमको कैसा चाहिए? आभासी चाहिए, सीधा चाहिए, बड़ा चाहिए। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर भैया क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र O होता है, यानी कि वस्तु को भैया कहाँ पर रखना पड़ेगा? यहाँ पर, यानी प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में जब रखेंगे, जब प्रकाश किरण चलेगी, ये सारी चीजें कैसे होती हैं उस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर जब ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम ये समझ गए कि जो है अगर हमको आभासी चाहिए, सीधा चाहिए, बड़ा चाहिए, तो उस वस्तु को रखना पड़ेगा प्रकाशिक केंद्र व मुख्य फोकस के बीच में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु, अवतल दर्पण, कौन सा भैया दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो यहाँ पर भैया हमने अवतल दर्पण बना लिया कुछ इस प्रकार से, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये इसका भैया ध्रुव हो गया, यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र हो गया, बिल्कुल बीचों बीच में फोकस हो गया। कह रहे अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु, यानी कि यहाँ पर रखी वस्तु, देखो फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? यानी कि अगर तुम्हारा वस्तु यहाँ पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो इसके लिए आपको पूरे टोटल 8 कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, तभी आप इनके जो है बना पाएंगे। क्योंकि देखो अगर आपने इसको सीख लिया ना तो आपका काफी बेनिफिट होगा। क्यों बेनिफिट होगा? एमसीक्यू में भी आएगा, न्यूमेरिकल में भी आएगा, अलग से भी किरण आरेख पूछ सकता है, तो इसके लिए आपको ये सीख ही लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखो अवतल दर्पण के फोकस पर, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो भैया जो प्रतिबिंब होता है कुछ इस प्रकार से बनता है, अनंत पर, ठीक है। कुछ इस प्रकार से बनता है, कहां पर भैया? अनंत पर बनता है, ठीक है। तो भैया कहां पर बनेगा? जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो अनंत पर बनेगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर भैया हम वक्रता केंद्र पर रख दें, किसको? वस्तु को, किसको भैया? वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दें, यानी कि
यहां पर ना रखें, हम कहां पर रख दें, इस प्रकार से ये हमने बना लिया क्या, अवतल दर्पण। यहां पर भैया इसका P हो गया, यहां पर इसका C हो गया, यहां पर इसका F हो गया बीचों बीच में। अगर हम भैया वस्तु को यहां पर रख दें तो प्रतिबिंब कहां बनेगा भैया, तो भैया इसका प्रतिबिंब C पर ही बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, यानी कि वक्रता केंद्र पर अगर आपकी वस्तु होगी तो कहां पर प्रतिबिंब बनेगा भैया, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और कैसा होगा भैया, वस्तु के बराबर होगा। दर्पण के पीछे अगर वस्तु रख दें तो दर्पण के पीछे वस्तु को नहीं रखते हैं, ध्रुव पर रख दें यानी कि यहां पर रख दें वस्तु को तो यहां पर भी वस्तु को नहीं रखा जाता है। तो ये भी हमारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भैया अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जो पहले बल्ब आते थे सूर्य बल्ब, उसमें जो फिलामेंट लगता था वो काहे का बना होता था, तो भैया वो बना होता था टंगस्टन का, ये आप याद रखना। ठीक है, बिजली का जो बल्ब आता था उसका जो फिलामेंट होता था वो काहे का बना होता था, टंगस्टन का। और उसमें कौन सी गैस भरी होती थी, उसमें कौन सी गैस भरी होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, उसके बाद भैया नाइक्रोम, नाइक्रोम का तार किस में लगा होता है भैया, नाइक्रोम का तार किस में लगा होता है, नाइक्रोम का तार भैया दो चीजों में होता है। ठीक है, जो आपके सिलेबस में है, एक तो भैया स्त्री में, स्त्री भी आपके सिलेबस में है, और दूसरा हीटर, हीटर में भैया नाइक्रोम का तार होता है और स्त्री में भी काहे का तार होता है, नाइक्रोम का तार होता है। तो आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन समझ में आ गए कि स्त्री में कौन सा तार प्रयुक्त होता है, तो नाइक्रोम का तार, हीटर में कौन सा तार लगाया जाता है, नाइक्रोम का तार, बिजली के बल्ब में कौन सा फिलामेंट होता है, टंगस्टन का होता है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश का वेग, जो प्रकाश का वेग होता है किस माध्यम में सबसे अधिक होता है, जो प्रकाश भैया चलता है सबसे स्पीड में कहां पर चलता है, तो भैया वो क्या वायु होगी, वायु में बहुत स्पीड में चलेगा। जो प्रकाश है क्या वायु में बहुत स्पीड में चलेगा, वायु तो बहुत तेज चलती है, तो क्या प्रकाश भी उसके साथ बहुत तेज चलेगा, देखते हैं अभी। जल में, जल में क्या चलेगा, क्या कांच में या निर्वात में, भैया ध्यान देना, जो हमारा जल होता है उसके जो कण होते हैं वो ज्यादा पास पास होते हैं, कांच जो होती है उससे ज्यादा पास पास उसमें होते हैं, जो उसके अणु होते हैं वो उससे ज्यादा पास में होते हैं, यानी अंतरा आणविक बल बिल्कुल जो है छोटा होता है, किसमें, कांच में। जल में भैया थोड़ा दूर होता है, वायु में थोड़ा दूर होता है, लेकिन निर्वात में कुछ भी नहीं होता। अगर निर्वात में कुछ नहीं है यानी कि इसमें भैया प्रकाश जो है बहुत स्पीड में चलेगा, यानी कि सबसे अधिक तेज, सबसे अधिक तेज भैया प्रकाश किसमें चलेगा, तो निर्वात में। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, निर्वात है, कुछ भी नहीं, वायु वगैरह कुछ भी नहीं। किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, अब यहां पर देखो किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, निर्वात में, लेकिन किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, ये पूछ लिया। सबसे कम किसमें, सबसे धीरे जो है किसमें प्रकाश चलता है, तो ये है भैया आपका हीरे में, ये भी आप याद रखना, क्योंकि हीरा भैया कांच का बना होता है। ठीक है, कांच से ज्यादा कठोर होता है हीरा, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हुआ है। केरोसिन तेल, केरोसिन तेल यानी मिट्टी का तेल, ये भी गलत है, जल भी गलत है। उसके बाद भैया अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन जो 15 नंबर क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म से स्योत प्रकाश किरण गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है, जब भैया प्रिज्म, यहां पर समझ लेते हैं, यहां पर ये हमारा प्रिज्म है, अगर प्रिज्म से भैया स्योत प्रकाश चला तो सबसे ज्यादा रंग कौन सा फैलेगा, स्योत प्रकाश भैया 7 रंगों में फैलता है, ये तो आपने पढ़ा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रंगों में फैलता है। सबसे ज्यादा विचलन, देखो यहां पर लिखा है सबसे अधिक विचलन, सबसे ज्यादा कौन सा रंग फैलता है, तो भैया बैंगनी रंग। भैया ये याद कैसे रखेंगे हम, देखो वो भी कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं कैसे याद रखना है। तो इसके लिए भैया आप याद रख लेना विबग्योर, 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 यानी कि जो वायलेट होता है उसका विचलन सबसे अधिक होता है, जो रेड होता है उसका विचलन सबसे कम होता है, यानी सबसे कम विचलन किसका होता है, तो लाल रंग का होता है, सबसे कम विचलन। ठीक है, लेकिन सबसे अधिक विचलन किसका होता है, तो वायलेट यानी बैंगनी का।
ये आप याद रखना, सबसे अधिक, ये ज्यादा दोनों पूछे जाते हैं, वॉयलेट वाला और रेड वाला। सबसे ज्यादा किसका होता है? वॉयलेट का। सबसे कम विचलन किसका होता है? रेड का। इसीलिए भैया जो सिग्नल वगैरह बनाए जाते हैं, जो बॉल बनाई जाती है क्रिकेट में, वो रेड बनाई जाती है, क्योंकि लाल रंग कम फैलता है। ठीक है, एक जगह रहता है तो दूर से दिख जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम सीखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। 220 वोल्ट 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। तंतु का प्रतिरोध, ठीक है, देख लेते हैं भैया। तंतु का प्रतिरोध, यहां पर प्रतिरोध, प्रतिरोध को भैया आर से दिखाते हैं। आर बराबर कितना होगा? ठीक है, आर बराबर यहां पर देखो 220 वोल्ट, यानी कि ये वी का मान है, और इस 100 वाट, वाट भैया शक्ति का मात्रक वाट, हमने पहला क्वेश्चन बताया था, यानी कि ये भैया हमारा पी दिया है। तो भैया यहां पर कौन सा फार्मूला लगा दें हम? यहां पर आर निकालना है, तो आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी, ये आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो याद कर लो। आर बराबर वी स्क्वायर पी। रिलेशन देखते हैं कौन कौन सा बन रहा है। यहां पर देखो आर पूछा है, वी दिया है, पी दिया है, इसीलिए यहां पर लगा है आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी। वी बराबर आई आर भी होता है, वो भी आप याद रखना। यहां पर देखो वी का मान कितना है भैया? 220 है, लेकिन स्क्वायर लगा है तो भैया 2 बार लिख लेंगे, लिख लिया। पी का मान भैया कितना है? 100 है, तो भैया यहां पर 0 से 0 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। 22 गुणा 22 भैया कितना होता है? 484 ओम, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? 484 ओम। यहां पर ये वाला ना कर देना भैया, ये वाला आपको कंफ्यूज करने के लिए देखो दोनों एक पास में दिया है। यहां पर 48.4 ओम दिया है, लेकिन यहां पर 484 ओम, ये वाला आपका बिल्कुल सही है, 484 ओम। ठीक है, जो हमने फार्मूला लगाया है उससे हमने निकाल लिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 17। ये आप जरूर कायदे से तैयार करना। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? ठीक है, तो इसके लिए भी हम कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं और सीख लेते हैं। 1 किलोवाट भैया, 1 किलोवाट, अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो आपको यह बताना है कि 1 किलोवाट में 1000 वाट। ठीक है, तो 1 किलोवाट में हो गए 1000 वाट। अगर भैया आपसे कोई पूछ ले कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो आपको बताना है 3600 सेकंड। अब भैया बस इसी को सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। यहां पर देखो, यहां पर 36 है तो 36 लिख लिया। यहां पर कितने जीरो? तो आप कहेंगे भैया 5 जीरो। 5 जीरो का मतलब 10⁵, लेकिन हमको डेसिमल में आंसर देना है। ठीक है, काहे में देना है? डेसिमल में। देखो ध्यान दो, ये वाला ऑप्शन कहीं पर है? नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देखो पॉइंट लगा है, ये भी गलत हो जाएगा। 3600 ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर 10⁵ ये भी गलत हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे भैया, जब यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर जो पावर है वो एक बढ़ जाएगी, यानी कितना आ जाएगा? 3.6 × 10⁶ जूल, यानी कि ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें आशा है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन, ओम के नियम के अनुसार धारा और विभवांतर के बीच जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? ओम का नियम भैया, ओम का नियम जरूर तैयार कर लेना। ओम का नियम क्या होता है, ओम के नियम का सत्यापन कैसे किया जाता है, ये जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर के बीच जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? ध्यान देना, यहां पर भैया देखो ये एक्स एक्सिस हमने बना दिया, ये वाई एक्सिस बना दिया। ठीक है, यहां पर ये हमारा भैया विभवांतर को हमने दिखा दिया, यहां पर हमने धारा को दिखा दिया, और इसमें जो हमारा क्या होता है, इसके बीच में जो ग्राफ बनता है वो सरल रेखा में बनता है। ये देखो सरल रेखा में बन रहा है। ठीक है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद भैया आपके घर में टीवी में एक एलईडी इंडिकेटर लगा है, हमारे घर में टीवी है, उसमें क्या लगा है? एलईडी इंडिकेटर लगा है, जो भैया कितना 0.75 वोल्ट और 100 मिली एम्पियर का कार्य करता है। उसकी शक्ति बताना है, शक्ति बताना है। शक्ति का मतलब भैया क्या होता है? पावर, यानी पावर आपको बतानी है। ठीक है, ये चीज आपको बताना है। यहाँ पर 0.75 वोल्ट, वोल्ट का मतलब क्या होता है भैया? विभवांतर दिया है। ठीक है, ये आपको क्या दिया है? विभवांतर दिया है। उसके बाद मिली एम्पियर, एम्पियर धारा दी है, मिली एम्पियर, एम्पियर में नहीं दिया, मिली एम्पियर में दिया है, यानी कि ये हमारी धारा हो गई। कितनी है भैया?
100 मिली एम्पियर है। तो यहाँ पर देखो रिलेशन कौन बनना है, P बराबर VI का बनना है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा देते हैं डायरेक्ट, P बराबर VI, P बराबर VI। तो P बराबर V का मान कितना है, आप कहेंगे भैया V का मान ये है, I का मान ये है। V का मान कितना है 0.75, I का मान कितना है 100 है। यहाँ पर भैया पॉइंट हटेगा, नीचे 0 आ जाएगा। यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि भैया हमारे पास कितना बचा, 75 बचा सिर्फ। देखते हैं किसमें 75 है, 75 मिली एम्पियर, 75 मिली एम्पियर, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 75 मिली एम्पियर। हमें आशा है कि आपको बात समझ में आई होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये भी आप जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन तैयार करोगे तो 3 क्वेश्चन आपको तैयार होंगे। देखो कैसे, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कौन कौन होता है, ध्यान देना। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला भी होता है, गॉस भी होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक 3 हैं, कौन कौन, टेस्ला, गॉस, वेबर पर मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पूछा है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कौन नहीं है, तो भैया ये नहीं है, यानी कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद भैया हमारे क्वेश्चन नंबर 20 तक पूरे खत्म हो गए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। हम लोग मिलेंगे इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।